हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं योगेश जायसवाल आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूं, शानदार वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि हमने पहले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस कर चुके थे कि भूमि संसाधन हमने डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने मृदा संसाधन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, जैसे कि हम काफी सारी मृदाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम कौन सी मृदा पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय मृदा। आगे बात समझ में, पहले कौन सी मृदा पढ़ने वाले हैं? मरुस्थलीय मृदा पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, अपने पेन कॉपी वगैरह जो भी आपके समस्या सामग्री उसको निकाल लीजिए और डायरेक्टली नोट करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थलीय मृदा है, सिंपल सी बात है, रेगिस्तानी वाला इलाका होगा, मरुस्थलीय इलाका होगा, वहां पे पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका रंग कैसा देखने को मिलेगा? हमें भूरा भी देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो मरुस्थलीय मृदा है ये लाल रंग और भूरे रंग की होती है। आगे बात समझ में, कौन से रंग की? लाल रंग की और भूरे रंग की होती है। तो ये वाली चीज कंफर्म कर लेनी है हमें कि यहाँ पर क्या लिखा है कि ये पहली चीज लाल रंग की और भूरे रंग की होती है। ठीक है, पहली विशेषता कंप्लीट हो गई, लाल रंग और भूरा रंग। उसके बाद में कैसी होती है? रेतीली होती है और लवणीय होती है। प्लस क्या है, ये लाल रंग होता है और भूरा रंग होता है। उसके बाद में रेतीली भी होती है और लवणीय भी होती है। रेतीली आपको सिंपल सी बात है, देखने को मिला होगा आपको। ठीक है, इसमें ह्यूमस प्लस नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है? ह्यूमस जो होता है और प्लस जो नमी होती है उसकी मात्रा कम होती है। ये पहले भी बताया मैंने। ह्यूमस का जो है अलग से डेफिनेशन आपको लिख के बताई थी कि भाई इसका ह्यूमस किसे कहा जाता है। जिसने भी नहीं देखा वो पिछला वाला वीडियो जाके देख लो, उसको डेफिनेटली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है? मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, होती जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आपको ध्यान देने योग्य बात है, क्या लिखा हुआ है? मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती जाती है। अब सिंपल सी बात है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने ये वाली चीज पढ़ूंगा, ये वाली। ठीक है, कौन सी चीज है? ये वाली, ध्यान से देखिएगा। ये वाली चीज देखिएगा कि शुष्क जलवायु के कारण, है ना, शुष्क जलवायु के कारण जलवाष्पन अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाता है ना। यहाँ पर क्या ज्यादा हो जाता है? तापमान ज्यादा हो जाता है। इसलिए शुष्क जलवायु के कारण यहाँ पे तापमान अधिक होने के कारण जलवाष्पन यानी जल सोखने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ ये वाला कि मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो मृदा की जो सतह है उसके नीचे कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है। ठीक है, और नीचे की परतों में चूना कंकड़ ज्यादा देखने को मिलेगा। जो रेतीली मृदा है उसके नीचे वाली जो परत है, मृदा की जो परत है, वहां पर कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। और मृदा की नीचे सतह पर और नीचे वाली परतों में जो चूना कंकड़ है उसकी मात्रा क्या होती जाती है? धीरे धीरे ज्यादा होती जाती है। जिससे है ना जो जल नीचे सोखने का जो मार्ग होता है, ठीक है, जैसे जल सूखता जाता है, मतलब वाष्पन की जो क्रिया होती है वो मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ ये रहा। ठीक है, ये जल संयंत्रण अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जल संयंत्रण जो मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, प्रॉपर तरीके से जल है वो नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, ये वाली चीज के बारे में याद रखना है। अच्छी तरह सिंचित करने पर कृषि योग्य हो जाती है। और इसके एक लाभ हमें एक अच्छा पता है कि अगर हमें जो मरुस्थलीय मृदा है अगर इसको हम अच्छी तरह से सिंचित कर दे उस क्षेत्र को, तो वहां पर क्या है? कृषि योग्य भूमि बनाई जा सकती है। आगे बात समझ में, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र का एक उदाहरण बता दीजिए, तो क्या बताओगे? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में ये टॉपिक क्लियर है ना? टॉपिक क्लियर है ना? ये आगे बात समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है? वन मृदा। पहले दूसरा कौन से आती है? वन मृदा। आपको पता होगा वन मृदा ज्यादातर कहां देखने को मिले? पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। कौन सी मृदा है? वन मृदा है। इसे पर्वतीय मृदा के रूप में, सॉरी, मृदा के रूप में भी नाम आ जाए ना एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। पर्वतीय मृदा के रूप में बताइए, वन मृदा के बारे में आपको लिख के आना है। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है जहां पे वर्षावन उपलब्ध हो, जहां पर वर्षावन उपलब्ध हो। फिर उसके बाद क्या लिखा है? प्रवर्ती मौसम के अनुसार मृदा की गठन में परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तन का जो प्रवर्ती जो क्षेत्र है वहां के मौसम के जैसे परिवर्तन होता जाता है, तो मृदा का जो गठन, मृदा बनने की जो प्रक्रिया उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। ये वाला आपको बात याद रखनी है। नदी घाटी में ये मृदा दोमट प्लस सिल्टदार यानी गाद के रूप में होती है। चिकनी यानी क्ले यानी प्लस बालू के रूप में आपको देखने को मिलती है। क्या बता रहा है? नदी घाटी में ये दो पहाड़ों के बीच में से जो क्षेत्र निकल के जाता, संकरा जो क्षेत्र निकल के जाता है वो घाटी होती है बेटा। ठीक है, और जो भौगोलिक क्षेत्र में उस जो वहां से जो नदी निकल के आ रही है उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसे भूगोल के अंदर क्या कहा जाता है? नदी घाटी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एक नदी बेसिन भी होता है। जैसे जल की छोटी छोटी सरिताएं होती है वो एक जगह आकर क्या होती है? इकट्ठी हो जाती है, और जहां पर जल आके एक साथ इकट्ठा हो जाता है,
ठीक है, वहां पे जल एक साथ इकट्ठा होता जाएगा तो आसपास का जो क्षेत्र बन रहा है वो नदी का बेसिन कहलाता है। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो जो क्षेत्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, नदी का बेसिन कहलाता है। ठीक है, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा अपरदन ज्यादा होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में जो देखने को मिलेगा बर्फ पिघलती जाती है तो वहां पे मृदा अपरदन क्या होता है, वन मृदा है इनका अपरदन ज्यादा होता है। ह्यूमस रहित होती है, और ये मृदा कैसी होती है, ह्यूमस रहित होती है, लेकिन मरुस्थलीय मृदा जो होती है ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है, नदी सोपानों तथा जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। नदी सोपानों तथा जलोढ़ पंखों में, नदी सोपानों के बारे में आपने पढ़ा होगा। जलोढ़ पंख क्या है, जलोढ़ पंख क्या है कि पंख या शंकु का आकार है ना, पंखे या शंकु का आकार। जैसे कि यहाँ से कोई नदी बहती हुई आ रही है, नदी बहती हुई एक बार सरिता यहाँ गई, एक सरिता यहाँ गई, एक सरिता है ना, तो ये वाला इलाका ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये वाला इलाका ऐसे बन जाता है। ठीक है, पंखे या शंकु के आकार का स्थल रूप, पंखे या शंकु के आकार का स्थल रूप जिसका निर्माण सरिताओं द्वारा निक्षेपण से होता है, जमाव से होता है, अवसादों के जमाव से होता है। ठीक है, उनको रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंखों में उसको रखा जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में क्या बताया, ऊपरी ढालों पर मोटे कण मिलते हैं। जो पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके ऊपरी ढालों पर जो वनमृदा होती है उसको मोटे कण देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में। इसी प्रकार क्या हुआ, ये मरुस्थलीय मृदा वनमृदा का टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्या है, इसके बाद में हमारे पास आ रहा है कि मृदा अपरदन क्या होता है। देखो, कटाव व बहाव की जो प्रक्रिया होती है, कटने की तथा बहने की, मृदा के कटाव की और मृदा की जो बहने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। और मृदा बनने तथा अपरदन साथ साथ होता है। ठीक है, पहली चीज मृदा का कटाव प्लस मृदा का बहाव की जो प्रक्रिया होती है वो मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, अब मृदा बनने तथा अपरदन साथ साथ होता है। अब इस प्रक्रिया में अपरदन में क्या होता है, देखो एक तो चीज ये होती है कि मृदा एक तो साथ साथ बने और साथ साथ अपरदन हो। ठीक है, मृदा में देखा जाता है क्या होता है कि एक तो मृदा बन भी रही है और साथ साथ में अपरदन भी होता है। तो ये संतुलित वातावरण बन गया, एक तरह का है ना, संतुलित वातावरण बन गया। लेकिन अपरदन ही अपरदन हो, सिंपल सी बात है, मृदा का ज्यादा अपरदन लग जाता है तो असंतुलित वातावरण बन गया ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या है, मृदा का अपरदन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब अगर मानवीय क्रिया के कारण संतुलन में क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जो संतुलन होता है मानवीय क्रिया के कारण क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब इसको जो संतुलित होता है, संतुलित है, इसका असंतुलन में बनना यानी संतुलित जो संतुलन है वो भंग होने का मुख्य कारण क्या है, एक तो जल के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिम नदी के द्वारा। आगे बात समझ में। हिम नदी हिमाच्छादित क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके साथ ही पवन के द्वारा, हिम नदी के द्वारा, पवन के द्वारा भी जब तेज हवा चलती है तो उसके माध्यम से, जल के माध्यम से होता ही है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां तक क्लियर हो गई कि मृदा अपरदन क्या होता है, कटाव व बहाव की जो प्रक्रिया होती है मृदा अपरदन के अंदर रखी जाती है। मृदा बनने और मृदा और अपरदन की क्रिया के साथ साथ होती है। लेकिन जो मानवीय क्रियाओं के कारण क्या होता है, संतुलन क्या होता जा रहा है, मृदा बनने का जो संतुलन है वो क्या होता जा रहा है, भंग होता जा रहा है। कारक कौन सा हो गया, जल, पवन, हिम नदी के कारण मृदा अपरदन होता है। ठीक है, अब की उत्कात भूमि कहते हैं जो भूमि जोतने योग्य ना रहे, जो भूमि जोतने योग्य ना रहे उसे कौन सी भूमि कहते हैं, उसे उत्कात भूमि कहते हैं। उत्कात भूमि किसे कहते हैं, जो भूमि जोतने योग्य ना रहे। आगे समझ में, जो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है उसे कौन सी भूमि कहा जाता है, उत्कात भूमि कहा जाता है। उसके साथ में हमने लिखा क्या है, जब मृतिका युक्त जल जब मृतिका युक्त मृदा को काटता है, जब कोई मृदा का बिछा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आवरण बिछा हुआ है, उसमें जो जल होता है, जब बह के जाएगा उस मृदा को काटता हुआ जाएगा। काटने से फिर क्या होगा, घेरी घेरी वाहिकाएं बन जाएगी। आपने देखा होगा घर के आगे भी काफी बार देखा होगा, एक जो इलाका है मृदा वाला जो इलाका है जहां मिट्टी ज्यादा फैली हुई है वहां पे भी आपने देखा होगा। तो जब ये घेरी वाहिकाएं बन जाती है, घेरी वाहिकाएं बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, अवनिलिका कहा जाता है। जो भूमि जोतने योग्य ना, जब वो क्षेत्र यानी वह भूमि जो जोतने योग्य ना रहे वो उत्कात भूमि, और अवनिलिका जब जल मृतिका युक्त मृदा को काटता है तथा घेरी वाहिकाएं बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है, अवनिलिका कहा जाता है। अब चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, खड्ड भूमि कहा जाता है। अब भैया नदी का बेसिन क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि भैया मेरे पास क्या है, ये शरीर, ये है मेरे पास पर्वत है यहाँ पे, है ना, ये मेरे पास यहाँ पे पर्वत है। अब यहाँ पे जैसी पर्वत है, अब जैसे यहाँ पे पर्वत है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कोई एरिया निकल के जा रहा है, यहाँ से नदी निकल के जा रही है। अब यहाँ पर क्या ऊंचा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बरसात हुई, अब जैसे यहाँ पे बरसात होगी तो पानी यहाँ पे नीचे बहकर आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पानी कहाँ बह के आएगा, यहाँ पे नीचे बह के आएगा। ऊपर जैसी बरसात होगी तो पानी यहाँ पे नीचे बह के आएगा, नीचे बह के आने के साथ एक जगह आके क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था जब सरिताओं का जल एक जगह आकर एकत्रित हो जाता है, ठीक है, तो उस भौगोलिक परिस्थितियों के अंदर उस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नदी का बेसिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है ना, ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहते हैं। जैसे चंबल नदी, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। ठीक है, चादर अपरदन क्या है कि
जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ, जल जो होता है जो विस्तृत जो क्षेत्र होगा, जैसे ढलान वाला जो एरिया है, जल होगा उसके साथ में जो उसका आवरण होगा उसको साथ में बहा कर लेके आएगा, ठीक है। जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहाता है ना, विस्तृत जो क्षेत्र होगा उसको ढाल के साथ किसमें नीचे की ओर बहाएगा। तो ऐसी स्थिति में जल की ऊपरी मर्दा जल को के साथ घुलकर बह जाती है। जल की जो ऊपरी मर्दा होगी है ना, उस क्षेत्र की जो ऊपरी मर्दा होगी जल के साथ घुल के क्या कहां पे आ जाती है, नीचे आ जाती है। जो विस्तृत क्षेत्र उसको क्या रहता है, ऊपरी जो विस्तृत क्षेत्र ऊपर की जो मृदा है जल उसको घोल के साथ में नीचे ले आता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन अपर्दन किसे कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमने देखा होगा कई बार पवनें बहुत तेज गति से चलती, बहुत तेज गति से चलने के बाद में जो मृदा होती है वो एक जगह जो उसका आवरण होता है एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाने लगती है। तो फिर उस जहां से वो मृदा हटी है फिर नीचे के आपको कंकर है, पत्थर है वगैरह देखने को मिले होंगे। तो वो किसके अंदर आते हैं, पवन अपर्दन के अंदर आते हैं। कि पवनों का एक तेज गति के साथ चलना, तेज गति के साथ चलने से क्या होता है, तेज गति चलने से मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगती है, ठीक है। मृदा संरक्षण क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। इससे पहले क्या मैं आपको डिस्कस करूंगी, कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। कृषि का गलत तरीके करेंगे उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन देखने को मिला। जलक्रांतता की समस्या है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। गलत ढंग से हल चलाने से भी गहरी वाहिका बनकर जल भरता है तथा मृदा का अपरदन हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब संरक्षण में कैसे कर सकता हूँ, एक तो रक्षक मेखला बना के मैं कर सकता हूँ, ये सिंपल सी बात है। कोई खेत है उसके पास में बड़े आकार के जो पेड़ होते हैं, लंबाई वाले जो पेड़ होते हैं, मैं कतार में पेड़ लगा दूं, उससे क्या पवन जब तेज गति से चलेगी, जब तेज गति से चलेगी तो कुछ जो बहाव होगा पवन का, जो तेज गति वाला बहाव होगा पवन का, वो वृक्ष रोक लेंगे, जिससे मृदा अपरदन का जो है ना बनने का कारण जो है वो आधे से ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। रक्षक पट्टिकाओं को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीकरण के कारण योगदान विशेष रहा है। क्या बताना चाह रहा है, रक्षक पट्टिका बनाने से पश्चिम में जो भारत है उसमें रक्षक पट्टिका यानी रक्षक मेखला का ज्यादा उपयोग किया गया है। इससे रेत के टीलों के स्थानीकरण में योगदान दिया, जो रेत के टीले हैं उसके स्थानीकरण में क्या दिया, योगदान दिया है, जिससे तेज गति की जो पवन है आती हुई रुकी है, ठीक है। इसी के साथ में क्या है, समोच्च जुताई क्या कहलाता है। समोच्च जुताई हो गई कि भैया जैसे कि ढाल वाला एरिया है, मैंने यहाँ पर क्या बनाई, एक रेखा बनाई समांतर, फिर उसको थोड़ा नीचे जगह छोड़ के फिर मैंने एक रेखा बनाई, फिर थोड़ी नीचे जगह छोड़ दी, फिर मैंने एक रेखा बनाई, तो समोच्च रेखीय जो जुताई की जाती है, ठीक है। ढाल भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति क्या होती जाती है, घटती जाती है, वो समोच्च जुताई के अंदर आता है, ठीक है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, मतलब क्या बनाए जा सकते हैं, सोपान बनाए जा सकते हैं, एक सीढ़ीदार जो है वो चीजें बनाई जा सकती है ढाल वाली भूमि पर, जिससे क्या हो सकता है, मृदा अपरदन कम हो सकता है। ढाल वाली भूमि पर हम सोपान बना सकते हैं, सीढ़ीनुमा खेती देखी होगी ना आपने, ठीक है, उस सीढ़ी के आकार का बना सकते हैं, जिससे मृदा अपरदन भी क्या होगा, कम होगा। उसी के बाद क्या बता रहा है कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांट सकते हैं। बड़े बड़े जो खेत होते हैं उनमें छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, थोड़ी बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर उसे पट्टियों में बांध दो, है ना, क्यारियां बना दो या फिर उसको पट्टियों में बांध दो, आप सीधे लंबी रेखा में बांध दो, ठीक है। फसलों के बीच घास की पट्टियां, ठीक है, क्या बताना चाह रहा है, जो फसल है फसल के बीच में क्या लगा ले, घास की जो पट्टियां होती है वो लगा दें, ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, पवनों द्वारा बल को कमजोर करती है, सिंपल सी बात है। मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा कि भैया जैसे कि खेत है, अब खेत के अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खेत के अंदर खेतों को पट्टियों में बांट दे। जो खेत है आपका उसके अंदर किसके अंदर बांट दे, उसको पट्टियों में बांट दे, और पट्टियों में बांट के उसके जो बीच की जो जगह है, जैसे कि ये खेत है, मैंने ये एक क्यारी बनाई, एक क्यारी यहाँ पे बनाई, तो बीच में जो जगह पड़ी हुई है वहां पर घास फूस के जो ये लगा दे। इससे क्या होगी, तेज गति की जो पवन आएगी वो क्या होगी कि वो मृदा अपरदन नहीं होगा, उससे जो तेज गति की पवन है वो घास फूस क्या है उसकी आधी से ज्यादा गति को उसको रोक लेगी, ठीक है। इसको किस में रखा जाता है, इसको पट्टी कृषि के अंदर रखा जाता है। आगे बात समझ में, ये वाली चीज आपको विशेष तौर तरीके से याद रखनी है, ठीक है। ये मरुस्थली मृदा हो गई, वन मृदा हो गई, मृदा अपरदन का हो गया, इसके बाद में चादर अपरदन हो गया, ठीक है, मृदा संरक्षण हो गया, पवन अपरदन हो गया, ठीक है। मृदा संरक्षण में हमने पढ़ा है रक्षक मेखला हो गई और रक्षक पट्टी पश्चिम बंगाल वाला इलाका पढ़ लिया हमने, समोच्च जुताई हो गई, इसके बाद मल्च बनाना, वेदिका फार्म, ठीक है, ये वाली चीजें भी क्या कर सकते हैं हम, चट्टान बांध बनाना, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमें मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो मैं इस साइड में हट रहा हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज बचेगी मृदा परिच्छेदिका, उसके इसके बाद में पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। अब अपने पास जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कौन सा है, मृदा परिच्छेदिका का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। इसको भी जल्द से जल्द क्लियर करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं,
तो क्या बता रखा है कि जो अपना भूपृष्ठ है, पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, उसकी जैविक परत से लेकर यानी उसकी संस्तर जो परत होती है, ठीक है, उससे लेकर और आपके आधार चट्टान तक, जो आधार चट्टान होती है बिल्कुल अंतिम में जो आधार चट्टान होती है वहां तक के ऊर्ध्वाधर जो काट होता है उसे क्या बोला जाता है, मृदा परिच्छेदिका बोला जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपकी जैविक परत है, आगे बात समझ में, कौन सी जैविक परत है, वहां से लेकर आधार चट्टान है, कौन सी चट्टान है, आधार चट्टान है, उसका कौन सा काट, ऊर्ध्वाधर काट, कौन सा काट, ऊर्ध्वाधर काट, ये सीधा क्या कहलाता है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। आगे बात समझ में। और जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है, पहला जो ऊपरी सतह है, यहाँ पर मृदा का क्षैतिज रूप में जो आवरण बिछा हुआ है उसे ही हम संस्तर मृदा के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो कि जैविक परत है। आगे बात समझ में। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि जो मृदा परिच्छेदिका कितने भागों में डिवाइडेड की हुई है। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मृदा परिच्छेदिका क्या, शायद ऊपर वाली मृदा होगी, ऐसा नहीं है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जो पहली वाली सतह है, ये जो पहली सतह है ये क्या कहलाती है, ये जैविक परत कहलाती है। कौन सी परत, जैविक परत। ये पौधों के निर्माण में सहायक होती है, प्लस जैविक पदार्थ यहाँ पे यानी जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मृदा की सबसे ऊपरी सतह देखने को मिलती है, कंफर्म है नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर की जो परत है, ठीक है। अब ये वाली जो पहली परत है, एक तो ये वाला कहा जाता है कि भैया पौधों के निर्माण में सहायक होती है, प्लस जैविक पदार्थ प्लस जीव जंतु देखने को मिलेंगे, इसे जैविक परत भी बोला जाता है। और ये जो पहली जो परत है इसे ऊपरी संस्तर मृदा कहा जाता है। यहाँ पर ह्यूमस आपको देखने को मिलेगा, प्लस वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा इसको कहा जाता है। आगे बात समझ में। ये ऊपरी मृदा को इस प्रकार डिवाइडेशन किया गया है। जो सेकंड नंबर की मृदा है ये आपके फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर का जो आपका पोर्शन है इसको आप देखना चाहोगे तो इसको उपमृदा कहा जाता है, इस पोर्शन को उपमृदा कहा जाता है। यहाँ पर बालू, गाद, क्ले यानी जो चिकनी मृदा होती है के साथ में उपमृदा कहा जाता है। तो सेकंड वाले पोर्शन में हमको बालू मिलेगी, गाद मिलेगा, प्लस क्या मिलेगी, चिकनी मृदा हमको देखने को मिलती है। और तीनों का जो आवरण बनेगा, तीनों का आवरण बनने के बाद उसको एक वर्ड दिया गया, उसको क्या नाम दिया गया, उपमृदा नाम दिया गया, ठीक है। ये जो तीसरा पोर्शन है ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो तीसरा पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या बताया गया, अवक्षयित चट्टाने बताया गया। अवक्षयित चट्टाने यानी टूटी फूटी जो चट्टाने होंगी, पदार्थ, अवक्षयित चट्टानी पदार्थ बताया गया। और इनको अधस्तरीय क्या है, पोर्शन भी बोला जाता है, अधस्तरीय भाग भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको पत्थरों के छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, प्लस दरारें देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर आपको खनिज मिलेंगे। आगे बात समझ में, खनिज मिलता है, ये वाली परत है भैया जहां पर आपको खनिज मिलता है। आगे बात समझ में, यहाँ पर पत्थरों के छोटे टुकड़े मिलेंगे, दरारें मिलेंगी, खनिज मिलेंगी, इन्हें अध्यस्तरीय भी बोला जाता है, इन्हें अवक्षयित चट्टाने भी बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब लास्ट वाला जो पोर्शन बच रहा है अपना, ये मतलब कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, ये यहां से यहां तक हो गया, ये यहां से यहां तक वाला तीसरा पोर्शन हो गया, ठीक है। अब ये चौथा जो पोर्शन है, ये वाला जो चौथा पोर्शन है, इन्हें जनक चट्टाने बोला जाता है। मैंने ये क्या यूज किया था, आधार चट्टान, हाँ वो यही वाली चीज है, आधार चट्टान यही वाली चीज है। इसमें टूट फूट होती है, इसकी मोटी सतह होती है, इसे बिस्तर चट्टान भी बोला जाता है। और ये अपक्षय रहित आधार शेल है। क्या है, अपक्षय रहित आधार शेल, मतलब जनक चट्टान भी बोलते हैं इसे, किसको, फोर्थ नंबर के पोर्शन को टूट फूट प्लस मोटी सतह भी बोलते हैं, बिस्तर चट्टान भी बोला जाता है आधार शेल को, और उसके साथ में आधार शेल, अपक्षय रहित आधार शेल भी बोला जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि जो आपका जो मृदा परिच्छेदिका है, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये पूरा जो लेसन है क्लियर चुका है, मैंने एक एक चीज आप क्लियर करवाई है, ठीक है। जो भी एक वर्ड है जहां पे भी आप कंफ्यूज हो गए, मैंने बिल्कुल उसको आपको आसान तरीके से बताया कि भाई इसको ये कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक अच्छी सी स्टोरी लेकर, ठीक है। मैं योगेश जायसवाल आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक ये पहुंचेगा नहीं। ओके, मैं योगेश जायसवाल विदा लेता हूं। जय भीम।